this is Radhika Kaur with the session number 10th of your chapter Gravitation, and in this session we are going to discuss about Archimedes principle. So guys, gravitation के बारे में जब हम gravitation discuss कर चुके थे तो मैंने आपको बताया था कि जो flotation है वो gravitation से ही related है, that is जो gravitation और flotation दोनों combinedly एग्जाम में आते हैं. तो फ्लोटेशन में अभी हम बुयंसी के बारे में डिस्कस कर चुके, अपथ्रस्ट के बारे में डिस्कस कर चुके, काफी सारी चीजों के बारे में, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. कैसे कोई बॉडी सिंक होती है या फ्लोट होती है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अभी बात आती है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की. तो इस सेशन में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं. सो फर्स्ट वी शुड नो दैट व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्चुअली इज. Actually, when an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force, or we can say upthrust, which is equal to the weight of liquid displaced by the object. जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट फुली और पार्शियली इमर्स्ड होता है लिक्विड में तो वो एक buoyant force या एक upthrust एक्सपीरियंस करता है, which is equal to the weight of liquid displaced by the object. वो किसके इक्वल होती है? It is equal to the weight of object displaced by the object, that is जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी वाटर में इमर्स रहता है तो उस पे एक buoyant फोर्स लगती है और वो फोर्स उस वाटर के इक्वल होती है, उस लिक्विड के वेट के इक्वल होती है जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है. क्लियर? That when an object is fully or partially immersed in a liquid, it experiences a buoyant force or upthrust which is equal to the weight of liquid displaced by the object. That is, buoyant force or upthrust acting on an object is equal to the weight of liquid displaced by the object. That is, जो buoyant force और upthrust किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है वो किसके बराबर होगी? That will be is equal to the weight of liquid displaced by the object. ऑब्जेक्ट जो वेट डिस्प्लेस करेगा वो उसके इक्वल होगी. And even gases like air exert an upward force or buoyant force on the objects placed in them. जबकि जो गैसेस हैं जैसे एयर हुई वो भी क्या करती है? अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, buoyant फोर्स एक्सर्ट करती है on the object placed in them. That is, यदि एयर में भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है तो उस पे भी अपवर्ड फोर्स that is buoyant फोर्स एक्सर्ट होती है. It is the buoyant force or upthrust due to displaced air which makes a balloon rise in the air. ये buoyant force ही होती है और we can say upthrust होती है जिसकी वजह से कोई भी जो बलून होता है वो एयर में राइज हो जाता है. Clear? That it is buoyant force or upthrust due to displaced air which makes a balloon rise in the air. Now talking about applications of Archimedes principle. जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं? इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, शिप्स को डिजाइन करने में या सबमरीन्स को डिजाइन करने में जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो यूज होता है. ऑल्सो इन लैक्टोमीटर दैट इज यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क. जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज इन लैक्टोमीटर. जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है वो लैक्टोमीटर को बनाने में भी यूज होता है, लैक्टोमीटर में भी यूज होता है. और लैक्टोमीटर किस लिए यूज होता है? इट इज यूज टू डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क. लैक्टोमीटर मिल्क की प्योरिटी डिटरमाइन के लिए यूज होता है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल आल्सो यूज्ड इन हाइड्रोमीटर. हाइड्रोमीटर में भी वो यूज होता है. और हाइड्रोमीटर क्या होता है? इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. हाइड्रोमीटर लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है. डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. Archimedes principle also used in determining the relative density of a substance. किसी भी substance की relative density को determine करने में भी Archimedes principle use होता है. तो समझ में आया that Archimedes principle is used in designing ships and submarines, in lactometer, in hydrometer, and in determining the relative density of a substance. Now talking about if an object is immersed in water. यदि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट वाटर में इमर्स्ड है, it displaces 8 किलोग्राम ऑफ वाटर. तो वो 8 किलोग्राम वाटर को डिस्प्लेस करेगा. How much is the buoyant force acting on the iron object in the Newton? हमें न्यूटन में ये फाइंड आउट करना है, न्यूटन यूनिट में ये फाइंड आउट करना है कि कितनी buoyant फोर्स उस आयरन ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी. एक्चुअली वी नो वेट इज इक्वल टू क्या है? mg के बराबर होता है. मास ऑफ वाटर दैट इज m इज इक्वल टू 8 किलोग्राम है. ग्रेविटी हमारी 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के इज इक्वल टू है. तो w इज इक्वल टू हो गया 8 into 10 दैट इज 80 न्यूटन. क्लियर?
सिंस द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन ऑब्जेक्ट इज 80 न्यूटन, क्योंकि जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो रहा है आयरन के थ्रू आयरन ऑब्जेक्ट का वो 80 न्यूटन है, तो buoyant force acting on the iron object will also be 80 न्यूटन। क्लियर? दैट इज वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है वो 80 न्यूटन हो रहा है, वाटर जो डिस्प्लेस हो रहा है उसका जो वेट है वो 80 न्यूटन है, तो सिंपली जो buoyant फोर्स उस आयरन ऑब्जेक्ट पे लग रही होगी वो भी किसके इक्वल होगी? 80 न्यूटन की इक्वल होगी। तो क्लियर दैट द buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट विल बी 80 न्यूटन। नेक्स्ट चीज आती है हमारी, हाउ डज अ बोट फ्लोट इन वाटर? कोई भी बोट वाटर में फ्लोट कैसे करती है? Actually, a boat floats in water due to upward force called buoyant force, or we can say upthrust, which is caused by the pressure of water pushing up on the bottom of the boat. कोई भी बोट वाटर में फ्लोट तब करती है ड्यू टू अपवर्ड फोर्स, किसी अपवर्ड फोर्स की वजह से कोई भी बोट वाटर में फ्लोट करती है जिसे हम कहते हैं buoyant फोर्स। दैट इज buoyant फोर्स की वजह से ही जो बोट है वो वाटर में फ्लोट करती है। क्लियर? It is caused by the pressure of water pushing up on the bottom of the boat. ये किसकी वजह से होता है? It is caused by the pressure of water pushing up on the bottom of boat. जो वाटर है जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, जो वाटर का प्रेशर है वो क्या करेगा, जो बोट का बॉटम है उसको पुश करेगा, पुश अप करेगा, और उसी की वजह से जो बोट है वो फ्लोट हो पाती है। क्लियर? A boat floats in water due to the upward force called buoyant force, which is caused by the pressure of water pushing up on the bottom of the boat. And when boat is gradually lowered into water, it displaces more and more water. और जब कोई भी बोट वाटर में नीचे चली जाती है, लोअर चली जाती है, तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करती है। क्लियर? That when boat is gradually lowered into water, it displaces more and more water. Hence, buoyant force on it also increases. तभी जो buoyant force है उस पे वो भी increase होती है। When this buoyant force becomes just enough to support the weight of boat, the boat stops sinking down in the water. जब ये जो buoyant force है is become just enough to support the weight of boat, ये बोट के वेट को सपोर्ट करने लायक enough हो जाती है, then boat stops sinking down in the water. तो उस कंडीशन में जो बोट है वो वाटर में सिंक करना छोड़ देती है। क्लियर? That when buoyant force on it, buoyant force on it also increases. When this buoyant force becomes just enough to support the weight of the boat stops sinking down in the water. Now, according to Archimedes' principle, buoyant force is equal to the weight of liquid displaced by the boat. Simply, Archimedes' principle के थ्रू हम ये वाली बात जानते हैं कि जो buoyant force होता है वो इक्वल होती है टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बोट। बोट ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके वेट की वो इक्वल होती है। क्लियर? बट अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल buoyant force is equal to the weight of liquid displaced by the boat. Hence, during the floating of the boat, the weight of water displaced by submerged part of the boat is equal to the weight of the boat. तो सिंपली जब कोई भी बोट फ्लोट करती है तो वो वाटर जो डिस्प्लेस होता है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, जो वाटर डिस्प्लेस है उसका जो वेट है बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बोट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बोट। दैट इज जो बोट का सबमर्ज्ड पार्ट के थ्रू जो भी वाटर का वेट डिस्प्लेस होता है वो इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द बोट। क्लियर? दैट ड्यूरिंग द फ्लोटिंग ऑफ द बोट the weight of water displaced by the submerged part of the boat is equal to the weight of the boat. अब आती है एक्टिविटी फॉर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लिए हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, tie up the stone with a rubber string and hold it against a scale fixed on a ball. आपको क्या करना है? आपको एक स्टोन लेना है, उसको एक रबर स्ट्रिंग से टाई करना है, उसके बाद में एक बॉल पे जहाँ पे स्केल फिक्स है उसके अगेंस्ट उसे होल्ड करके रखना है। पुट अ मार्क ऑन द इलोंगेटेड रबर स्ट्रिंग व्हेन स्टोन इज टाइड। आपको क्या करना है? आपको एक मार्क लगाना है इलोंगेटेड रबर स्ट्रिंग पे जब आपने स्टोन को टाई किया हुआ है। क्लियर? नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट बट दिस टाइम सस्पेंडिंग स्टोन इज इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर। अभी आपको यही वाला एक्सपेरिमेंट अगेन से रिपीट करना है और इसमें क्या होगा, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें जो सस्पेंडेड स्टोन है वो किसमें होगा? एक बीकर में होगा जो वाटर से फिल्ड है। क्लियर? नाउ कंपेयर द मार्किंग। अब आपको जो मार्किंग्स है उन्हें कंपेयर करना है।
क्या होगा, एज द buoyant फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि जो buoyant फोर्स है वो स्टोन पे अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल पुल डिक्रीजेस, इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो डिक्रीज होगा. एंड इन टर्न द स्क्रैच और वी कैन से स्ट्रेच ऑफ द रबर इज लॉस्ट. उसमें क्या होगा, जो स्ट्रेच है रबर का वो लॉस्ट हो जाएगा, जो रबर है उसका जो स्ट्रेच है वो लॉस्ट हो जाएगा. क्लियर, that as the buoyant force is acting on the stone in upward direction, due to this gravitational pull decreases and in turn the stretch of the rubber is lost. By the way, it's a time for challenging question mark and today's question is, if a body immersed in a water tank, कोई भी एक body है जो water tank में immersed है, the weight of water displaced by the body is 10 kg. जो body है वो 10 kg मास को डिस्प्लेस कर रही है, 10 kg वाटर को डिस्प्लेस कर रही है. एंड द बॉडी इज 1 किलोग्राम, और जो बॉडी है वो इटसेल्फ 1 किलोग्राम की है. सो यू हैव टू आंसर, विल इट फ्लोट और सिंक, वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर्ड दिस इन योर माइंड? Let's check out. Actually, mass of body, that is m1 is equals to 1 kilogram. Weight of water displaced is equals to 10 kilogram. Weight of body क्या हो जाएगा, m1 into g, that is 1 into 10, that will be is equals to 10 Newton. Now by buoyant force is equals to weight of water displaced, that is equals to m2 g. m2 कितना है हमारा, 10 है, g भी 10 हो गया, तो buoyant force किसके बराबर है, 100 न्यूटन. तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि बॉडी का वेट 10 न्यूटन है जबकि buoyant फोर्स 100 न्यूटन है. दैट इज buoyant फोर्स इज ग्रेटर देन वेट ऑफ बॉडी, और जब भी जो buoyant फोर्स है वो वेट ऑफ बॉडी से ग्रेटर होती है तो क्या होता है, बॉडी फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. देयरबाय द बॉडी विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बिकॉज द buoyant फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉडी. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में स्टडी किया. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया कोई भी बॉडी, कोई भी बोट है वो कैसे फ्लोट करती है वाटर में, और अलॉन्ग विद दैट हमने स्टडी किया कि जो हमारी आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उसकी एक्टिविटी, उसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन. In next session we are going to discuss more about this chapter. Till then, good luck.